हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग BPSC TRE 2.0 का हिस्ट्री का जो PGT का पेपर है इसे ही सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप सभी को ये सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूँगी कि उसे आप लोगों को कवर करा दूँ, ताकि एग्जाम आने से पहले एक बार रिकॉल हो जाए कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी। अब देखते हैं, इसका एक्सप्लेन भी दिया है नीचे। हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषताओं में नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, बृहद स्नान, अन्नागार, मोहरे यानी कि सील, आभूषण, सोने के मनके आदि, कहार कला जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की मूर्ति, हड़प्पा से प्राप्त पाषाण निर्मित नर्तकी की मूर्ति आदि, और लोथल से गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है। तो यही हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं में सम्मिलित है ये सभी। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कहाँ से कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, इसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में फैली हुई थी। तब पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किन क्षेत्रों में फैली हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह गुजरात, अफगानिस्तान और सिंध, इन तीनों ही क्षेत्रों में फैली हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी सही कथन है। देखते हैं विस्तार से। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार गुजरात, अफगानिस्तान, सिंध, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बलूचिस्तान आदि प्रदेशों तक था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में था, और पश्चिम में सुतकांगेडोर जो कि पाकिस्तान में था तक सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थलों पर क्या पाया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा डी, यानी कि उपर्युक्त में से सभी। हड़प्पा स्थलों पर हल रेखाएं पाई गई है, हल का टेराकोटा मॉडल पाया गया है और नहरों के निशान पाए गए हैं। ये तीनों ही हड़प्पा सभ्यता से पाई गई निशान हैं। तो इसलिए उपयुक्त सभी यानी कि उपरोक्त में से सभी कथन सही है। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी। अब इसका विस्तृत रूप देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा से जुते हुए खेत, हल रेखाएं, बनवाली से हल का टेराकोटा मॉडल या सोर्तु घई, अफगानिस्तान से नहरों के निशान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है। पूछ रहा है कि कौन सा स्थल है जो हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है। ऑप्शन है चिरांद, बेलन घाटी और कोसल। ये तीनों जो स्थल हैं यह हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कौन कौन से थे। तो कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, धौलावीरा, सुतकांगेडोर, लोथल, बनवाली, आलमगीरपुर, कुनाल आदि जो स्थल हैं ये सभी हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए हैं। बाकी इसके विपरीत चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल है, जबकि बेलन घाटी जो था यह पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं बेलन घाटी से। और कोसल जो था यह 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, जिसकी राजधानी साकेत यानी कि अयोध्या थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे। तो हड़प्पावासी इनमें से किसको मानते थे, तो वे मृत्यु के बाद का जीवन को मानते थे। हड़प्पावासी जो थे वे मृत्यु के बाद के जीवन को मानते थे। इसका विस्तृत रूप देखते हैं फ्रेंड। हड़प्पा सभ्यता में मृत्यु के बाद के जीवन को स्वीकार किया जाता है। हड़प्पा काल में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 3 प्रथाएं विद्यमान थी, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में जो थी अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं विद्यमान थी। पहला जो था उसमें मृतक को दफना दिया जाता था और उसके उपयोग की आवश्यक वस्तुएं दबा दी जाती थी। दूसरा जो संस्कार था वह कलश सावधान विधि था, और तीसरा मृतक को पशु पक्षियों के आहार के लिए खुला छोड़ दिया जाता था और बाद में बची हुई हड्डियों को दफना देते थे। तो इस प्रकार से हड़प्पा काल में अंतिम संस्कार मृतकों का किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि तमिलकम में कौन शामिल है। पूछ रहा है कि तमिलकम में कौन शामिल है। चोल, चेर और पांड्य, तो ये तीनों ही शामिल नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ई राइट होगा, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका विस्तार देखते हैं। तमिलकम प्राचीन काल के लोगों द्वारा बसे एक भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है। इसमें तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी आदि क्षेत्र शामिल थे। यानी कि तमिलकम में कौन क्षेत्र शामिल थे, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। इसके अंतर्गत चोल, चेर और पांड्य राज्य शामिल थे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि तमिलकम क्या था। तमिलकम जो था यह एक भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो भी क्वेश्चन है BPSC TRE 2.0 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि
पीजीटी के क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 800 से अधिक शिलालेख एकत्र किए। तो 810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं के 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए थे। तो उसमें कालीन मैकेंजी आंसर होगा। कालीन मैकेंजी ने 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए थे। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। 1810 के दशक में कालीन मैकेंजी ने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए थे। 1838 में जेम्स प्रिसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का कार्य किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में अशोक के उत्कीर्ण अभिलेखों के समूह को प्रस्तुत किया था, जबकि मार्शल भारतीय पुरातत्व विज्ञान के विभाग के महानिदेशक थे। मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। इन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी। तो ऑप्शन होगा मार्शल के द्वारा। मार्शल के महानिदेशक में ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है। तो यहाँ सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य जो है वह 100 से लेकर 200 सी के बीच का है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य 100 से 200 ईस्वी का है। भूमि अनुदान के प्रचलन में राज्य तथा किसानों के बीच संबंधों का झलक मिलती है। प्रभावती गुप्त के अभिलेख, नागनिका का नाना घाट अभिलेख, नासिक अभिलेख आदि से भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो भूमिदान का उल्लेख कौन कौन से अभिलेख मिलता है। तो प्रभावती गुप्त के अभिलेख से मिलता है, नागनिका का नाना घाट अभिलेख से मिलता है और नासिक अभिलेख से भी भूमि अनुदान का साक्ष्य प्राप्त होता है। प्रभावती के दान पत्र में गांव के गृहस्थ एवं कृषक, ब्राह्मणों और दंगुन गांव के साथ अन्य निवासियों के मध्य संबंधों की भी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है कि कनौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया। हर्षवर्धन ने कब से कब तक शासन किया था। तो हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी तक था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कनौज के राजा हर्षवर्धन वर्धन वंश के थे ने 606 से लेकर 647 तक शासन किया था। उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन तथा माता का नाम यशोमती था। हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी हमें हर्षचरित से मिलती है। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था। इनके समय चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग आया था। स्वयं एक विद्वान राजा थे हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है। तो शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है। तो इसमें उपर्युक्त में से सभी सही कथन है, यानी कि अक्षर बहुत धुंधले होते हैं, इसलिए पढ़ना मुश्किल होता है शिलालेखीय साक्ष्य का। दूसरा है कि वे सभी उन बातों पर चर्चा नहीं करते जिन्हें हम आज महत्वपूर्ण मान सकते हैं, ये भी सही कथन है। और तीसरा कथन है कि कई बार उन्हें समझना कठिन होता है, ये भी सही कथन है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि शिलालेखीय साक्ष्य की विभिन्न सीमाएं हैं। शिलालेखीय साक्ष्य की क्या है? विभिन्न सीमाएं हैं। अक्षर धुंधले होते हैं, अर्थात अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता था, इसलिए पढ़ना उन्हें मुश्किल होता था। इनमें उन सभी बातों या घटनाओं की जानकारी नहीं उत्कीर्ण होती थी जिन्हें वर्तमान में महत्वपूर्ण माना जाता है। और तीसरा है कि सभी प्रकार के अभिलेखों को पढ़ना और उन्हें समझना एवं प्रकाशित करना कठिन होता था। चौथा साक्ष्य है कि अभिलेखीय साक्ष्य अधिकांशतः पक्षपाती हो सकते हैं। तो ये सभी शिलालेखीय साक्ष्य की सीमाएँ थीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की। तो कौन सा कारक इसमें उत्तरदायी है जिसने खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सहायता की थी। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ई है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। खरोष्टी लिपि अशोक के पश्चिमोत्तर प्रांत से प्राप्त अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से उत्कीर्ण है। खरोष्टी लिपि पश्चिमोत्तर प्रांत में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं ने अपने सिक्कों एवं सर्वप्रथम उत्कीर्ण करवाया था। इन सिक्कों पर राजाओं के नाम यूनानी एवं खरोष्टी भाषा में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा को पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों के मेल में खरोष्टी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्रकृत के रूप में की थी, इसलिए अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि जब V.S. सुकथंकर ने संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया, तब यह तय किया गया कि तब क्या तय किया गया। तो तय किया गया था कि देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृति पांडुलिपियों में एकत्र किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट कथन था। इसका उदाहरण भी देख फ्रेंड, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 1919 में संस्कृत के विद्वान V.S. सुकथंकर ने नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लेते समय यह तय किया गया कि देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों केरल, तमिलनाडु, कश्मीर, नेपाल आदि के स्थानीय भाषा में लिखा गया महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए ही सही कथन है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि सल्तनत काल में उलूक क्या था। सल्तनत काल में उलूक क्या था, तो उलूक घोड़ा पोस्ट को सल्तनत काल में उलूक कहा गया है। इसका विस्तृत रूप देखते हैं। सल्तनत काल में उलूक घोड़ा पोस्ट अश्व डाक व्यवस्था को कहते थे। उलूक किसे कहते थे, तो अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा गया है, जिसे घोड़ा पोस्ट भी कहा जाता था। इस व्यवस्था में 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा डाक का संचालन किया जाता था। सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था की जानकारी इब्न बतूता देता है। सल्तनत काल की जो डाक व्यवस्था थी, इसकी जानकारी कौन देता है, तो इब्न बतूता से प्राप्त होता है। पैदल डाक सेवा को हम लोग दावा कहते थे। सल्तनत काल में पैदल सैनिकों को पायक कहा जाता था। दृढ़ गौरी सन शब्द का प्रयोग अक्सर सैनिक छावनी के रूप में किया जाता था। यानी कि गहरी सन शब्द जो है यह पूछता है कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था, तो सैनिक छावनी के रूप में गहरी सन शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अब्दुल रज़ाक ने निम्न में से किस शहर का दौरा किया था। तो पूछा है कि अब्दुल रज़ाक ने किस शहर का दौरा किया था। तो इसने दौरा किया था, तो अब्दुल रज़ाक ने मैंगलोर शहर का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। यहाँ दे रखा है कि 1440 के दशक में अब्दुल रज़ाक ने कालीकट, कोझिकोड तथा मंगलौर की यात्रा की थी। उसने लिखा है कि मंगलौर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। यह वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज, ऊंचाई 5 गज एवं 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार के द्वार मंडप में सोने की बनी हुई मानव मूर्ति स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संतों की जीवनी हैंगियोग्राफी का मतलब है। संतों की जीवनी जिसे हैंगियोग्राफी कहा जाता है, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ उपयुक्त में से डी ऑप्शन राइट है। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। यानी कि संतों की जीवनी में क्या क्या होता था, तो धार्मिक नेताओं की जीवनी लिखी जाती थी, जमींदारों की जीवनी लिखी जाती थी और अनुयायियों द्वारा लिखी गई संतों की जीवनियाँ होती थी। तो यहाँ तीनों ऑप्शन ही राइट है। अब हैंगियोग्राफी के बारे में देख लेते हैं। संतों की जीवनी, संत चरित्र। हैंगियोग्राफी किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। संत चरित्र संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पर है कि सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था। दे रहा है कि सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। यानी कि सुल्तान जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम और रुखसाना बेगम, इन लोगों ने, यानी कि सुल्तान जहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम, इन दोनों ने दोनों शासकों ने धन उपलब्ध कराया था। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। यहाँ दे रखा है कि सांची के प्राचीन स्थलों का संरक्षण भोपाल के शासकों, विशेषकर शाहजहाँ बेगम एवं उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने दिया था। भोपाल की बेगम ने सांची स्तूप के रखरखाव के लिए धन दिया था। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने लेख ग्रंथों को सुल्तान जहाँ बेगम को समर्पित किया था। मार्शल के पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए धन का अनुदान सुल्तान जहाँ बेगम ने दिया था। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन हैं। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं क्वेश्चन कवर करा रही हूँ, तो इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।